जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, है ना, तो दिमाग में नहीं रगों में उतार दूंगा। इसीलिए बोल रहा था कि चीजें ना बड़ी लॉजिकली पढ़नी पड़ेगी, लॉजिकली पढ़नी पड़ेगी, टूट के पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आज का लेक्चर अगर आपने शुरू से आखिरी तक देखा होगा, मैं गारंटी देता हूं कोई भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट बाद में जब प्रैक्टिकल बनेगा, फ्यूचर में जाकर जब प्रैक्टिकल बनेगा, तो आपके लिए मेरे बच्चों कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो वन शॉट्स है ना हमारे, वन शॉट्स इसीलिए है कि जब आप छोटा छोटा पार्ट स्कूल से पढ़ चुके हो या कहीं से भी पढ़ चुके हो, किसी किताब से पढ़ चुके हो, तो ये वो लेक्चर होगा जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा इस चैप्टर की। तो फाइनली कॉमर्स ले लिया, अकाउंटेंसी क्या है समझ में आ गया, बिजनेस क्या है समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स क्या है समझ में आ गया, मेन स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स है तो हमने आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन करवा दिया है। बट अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं, और अकाउंटिंग करना तो बहुत दूर की बात है, अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। और आज का लेक्चर हमारे बच्चों इसीलिए जरूरी है कि अगर आज हमने ये नहीं समझा कि कुछ बेसिक शब्द जो हमको अकाउंटिंग में यूज करने हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्द, कुछ टेक्निकल शब्द जो हमको अकाउंटिंग में यूज करने हैं, अगर आज हमें समझ में नहीं आते हैं तो हम साल भर या फिर इसके आज के बाद कभी भी अकाउंटिंग करेंगे तो बहुत 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 प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं इसके साथ, इस वादे के साथ कि जब इसको अंत करेंगे तो साल के एंड तक या इसके बाद कभी भी अकाउंटिंग करने में आपको एक भी प्रॉब्लम इन चीजों से रिलेटेड नहीं आने वाली है। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ कि आपको आज की थ्योरी कल को प्रैक्टिकल बनकर काम आने वाली है। इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको शुरू से लेके आखिरी तक के चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मैं शुभम जैन पढ़ले कॉमर्स की ओर से आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं इस लेक्चर में, जहां पर हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, बोले तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ में, जहां पर हम हमारे अकाउंटिंग की उन टर्म्स को सीखेंगे, जिनके बिना अकाउंटिंग करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आज हमारी पहली टर्म के साथ शुरू करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एंटिटी, है ना। तो एंटिटी का बेसिक मतलब जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? आइडेंटिटी। और एंटिटी का बेसिक मतलब ऐसे समझाया जाता है कि हर वो चीज जिसका अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है ना, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी। तो फिर बिजनेस एंटिटी क्या होती है? तो बोलते हैं कि एक होता है बिजनेस और एक होता है ओनर। तो बिजनेस और उसके ओनर का अपना अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो आपसे एक सवाल हमेशा अकाउंटिंग में पूछा जाएगा, हम कौन हैं, आप कौन हैं? तो आपका जवाब होगा कि भाई आप ओनर हो कि बिजनेस हो। तो आपका बेटा जवाब याद रखना क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम हिसाब किताब किसका कर रहे हैं? बिजनेस का। तो क्या बनकर सोचना है? बिजनेस बनकर सोचना है, ओनर बनकर नहीं सोचना है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस है जिसको पहचाना जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरे बिजनेस का नाम XYZ है, ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस का नाम लूंगा, है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम का बिजनेस है ना, मैं ये बोलूंगा ये XYZ है, ये XYZ है, बराबर। तो मैं उसको अपने नाम से इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है जी। और ये जो एंटिटी है ये कुछ भी हो सकती है, ये हॉस्पिटल भी हो सकता है भाई, ये स्कूल भी हो सकता है, और ये किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है जी। तो दूसरी टर्म के साथ शुरू करें तो दूसरी टर्म जो है हमारे सामने वो आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? लेन देन। किसी भी बिजनेस में आप जब अकाउंटिंग करोगे तो किसकी करोगे? ट्रांजैक्शंस की करोगे। भाई खातों में क्या लिखा जाएगा? ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। जैसे मैं एक दुकान पर गया और मैंने उसको 10 रुपए देके डेयरी मिल्क खरीदी, बराबर। तो जब आपने उससे डेयरी मिल्क खरीदी तो आपने पैसे दिए होंगे, तो पैसों का देना और डेयरी मिल्क का लेना, यही तो लेन देन है। इसी को तो हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। बट हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन जो है वो एक इवेंट है, और ये कौन सा इवेंट है? एक मॉनिटरी या फाइनेंशियल इवेंट है। ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये मॉनिटरी है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। जैसे मैंने बोला कि मैं एक दुकान से डेयरी मिल्क खरीद के लाया, तो मैंने उसको 10 रुपए भी तो दिए,
है ना, चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है, तो कोई भी चीज जिसका लेन देन हो रहा है अगर उसकी वैल्यू है तो उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? ट्रांजैक्शन। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो ये बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब पैसों का लेन देन इमीडिएटली हाथों हाथ हो जाए तो कैश ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। जैसे मैंने आपको गुड्स बेचे और आपने हाथों हाथ मुझे पैसा दे दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। डन। इसके बाद आता है बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जहां पर मैं आपको गुड्स तो बेच रहा हूं बट आप मुझे पैसे देने की जगह एक वादा करते हो कि आप मुझे पैसा कल दे दोगे, एक हफ्ते बाद दे दोगे, एक महीने बाद दे दोगे, या फिर फ्यूचर में किसी डेट पर दे दोगे, तो उसको हम उधारी या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। बराबर। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो बिजनेस के अंदर हो रही है ना, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस के बाहर होती है। इन्हीं के दो टाइप्स और किए जाते हैं। एक को ये बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक को बच्चों ये बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? जैसे मैंने बोला कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, और इस बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। तो परचेज का क्या काम होगा? सर रॉ मटेरियल खरीद के लाना। तो अब बताओ, रॉ मटेरियल खरीद के लाया और इसको बनाएगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। तो रॉ मटेरियल खरीदने वाला परचेज डिपार्टमेंट जब इस रॉ मटेरियल को उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को दे देगा, तो ये भी तो ट्रांजैक्शन है, ये भी तो ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन होगा इंटरनल ट्रांजैक्शन। सही बात है। और वहीं पर जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल किसी आउटसाइडर से खरीद कर लाया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर अंदर घूम रहे हैं, इंटरनल, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बाहर वाले लोगों के साथ किए जा रहे हैं, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर पैसों का लेन देन हाथों हाथ हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। और ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर उधारी चलने वाली है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर यहां पर क्या मिल रहे हैं? पैसे कि वादा किस बात का? कि पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमको यह समझ में आ गया कि क्या एंटिटी एक अपनी आइडेंटिटी बता रही है, हाँ, किस चीज की आइडेंटिटी? कि हम बिजनेस हैं। दूसरा, बिजनेस में हम रिकॉर्डिंग या फिर अकाउंटिंग किस चीज की करेंगे? ट्रांजैक्शंस की। तो वो भी समझ में आ गया। अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारे बीच में, वो है एसेट्स। बराबर, एसेट्स। तो मैं एसेट्स की आपको कुछ अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में बता देता हूं। ऐसा बोलते हैं कोई भी चीज जो बिजनेस ओन करती है या वो रेंट पर लेती है, बट इस चीज से उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है ना। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के बेनिफिट प्रोवाइड, जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो बिजनेस को बेनिफिट देती है, वो सारी चीजें ना एसेट्स होती है। जैसे एसेट्स को बेसिकली बोला जाता है प्रॉपर्टी, है ना, हेल्ड बाय द बिजनेस। कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस ने होल्ड करके रखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। जैसे मैं आपको भी इस समय पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए मैं ये पेन का यूज कर रहा हूं, तो ये पेन मेरी बिलोंगिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो दिस पेन इज एन एसेट। उसका रीजन, सर आप इस पेन का इस्तेमाल करोगे, आप इससे हमको पढ़ाओगे और इससे पैसे कमाओगे। बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी चीज जो मुझे बिजनेस में बेनिफिट देती है, वो सारी प्रॉपर्टी, है ना, एसेट कहलाती है। ठीक है। बट इसमें याद रखना, आपके फ्यूचर बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं मेरे बच्चों, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर में, आज, पहले या फ्यूचर में किसी भी तरह का क्या दे रही हो, बेनिफिट, वो हर चीज जो मुझे बेनिफिट देती है वो मेरे लिए असेट कहलाती है। सर ये असेट क्या क्या हो सकती है? कुछ भी असेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस करने के लिए एक जमीन खरीदी, असेट। आपने उसको बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसके ऊपर, एसेट। उसके अंदर फर्नीचर बना दिया, एसेट। सर मशीन खरीद के ले गया, एसेट। बराबर। हम इन एसेट्स को बेटा 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है बेटा करंट एसेट्स, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन करंट एसेट्स, और तीसरी कैटेगरी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स जो कि कैटेगराइज किया गया है। बड़ा अच्छा पार्ट है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एसेट्स एंड तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, और इनके बिना अकाउंटिंग में कोई प्रैक्टिकल चीज का महत्व नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। कैटेगरी कैसी बना दी? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स।
अब ये सारी चीजें जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो मुझे इनमें जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है उसका बेसिक इन दोनों में से डिफरेंस बताना है। तो इनका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो होता है मोटिव या फिर इंटेंशन। मोटिव या इंटेंशन, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि बिजनेस में ना अलग अलग तरह की एसेट्स खरीदी जाती है, संपत्तियां खरीदी जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैं किराने की दुकान चलाता हूं और उस किराने की दुकान में मैंने किराने का सामान भर लिया, गोडाउन में किराने का सामान भर लिया, भाई दाल भर ली, चावल भर लिए और बहुत सारी चीजें अलग अलग भर ली, बराबर। ऐसी चीज में आपको मुझे समझाना होगा, आपको भी समझना होगा कि किराने की दुकान में किराने का सामान क्यों भरा है हमने, बेचने के लिए। तो जिन चीजों को लेकर मेरा मोटिव या इंटेंशन बेचना है, रीसेल करना है, ठीक है, ताकि मैं उससे पैसे कमा पाऊं, प्रॉफिट अर्न कर पाऊं, उन सारी एसेट्स को मेरे बच्चों करंट एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है बिजनेस में जिनको आप बेचने के लिए नहीं लाए हो, जिसमें आपका इंटेंशन या मोटिव बेचने का कतई नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरी किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान में मैं एक वेइंग मशीन लेकर आया। वेइंग मशीन मतलब जिसपे मैं सामान तोलता हूं, वो लेकर आया। तो आप मुझे बताओ ये बेचने के लिए लाए हैं कि तोलने के लिए लाए? तोलने के लिए। मतलब इसको शॉर्ट टर्म यूज के लिए लाए हैं कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो ऐसी एसेट जिनको लेकर मेरा मोटिव रीसेल का नहीं है, बेचने का नहीं है, इंटेंशन जो है वो बहुत क्लियर है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहता हूं मेरे बच्चों, ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। ये भी दो टाइप की होती है, ये भी दो टाइप की होती है। ऐसी एसेट्स जिनको देखा और छुआ जा सकता है, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे फर्नीचर, क्या उसको देख सकते हैं? देख सकते हैं। क्या उसको छू सकते हैं? छू सकते हैं। तो ऐसी एसेट जिनको देखा और छुआ जा सकता है, which can be seen and touched, that is they have a physical existence, they are called as tangible assets। बट ऐसी एसेट्स जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, मतलब सर इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ऐसी एसेट्स को जिनको हम देख नहीं सकते, which cannot be seen or touched, that is they do not have a physical existence, मेरे बच्चों इसको हम बोलते हैं intangible assets। और intangible asset के सर एग्जांपल बताओ, तो बेटा गुडविल, गुडविल बोले तो बिजनेस की रेप्यूटेशन, है ना, या फिर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, माइनिंग राइट, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि यहां पर इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जबकि जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब कुछ ऐसी एसेट्स भी होती है जो कि टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, उल्टा ये तो एसेट्स भी नहीं है, ये जनरली इमेजिनरी एसेट्स हैं। इमेजिनरी एसेट्स हैं, ये बोलते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स या लॉसेस होते हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, आप सभी ने बचपन में को ऐड देखा होगा और आज तक भी हम देखते हैं, एक स्लाइस करके ड्रिंक आती है, ऑरेंज आपकी मैंगो की ड्रिंक आती है स्लाइस करके, उसका ऐड ना कटरीना करती है। तो भाई हमने क्या किया, स्लाइस का ऐड करने के लिए कटरीना को बुलाया और बोला आप हमारे लिए ऐड शूट करो। कटरीना ने भैया 5 करोड़ रुपए ले लिए, 5 करोड़ रुपए ले लिए। और आप खुद सोचना, अब जब मैं इतना सारा पैसा दे रहा हूं तो ये छोटे मोटे समय के लिए तो नहीं होगा, ये एडवर्टीजमेंट्स मान लेते हैं कि 5 इयर्स तक चलने वाला है। ये एक एडवर्टाइजमेंट जो है ये 5 साल तक चलने वाला है। तो आप बताना, ये जो आपने कटरीना से एडवर्टाइजमेंट कराया, क्या ये एक तरह का एक्सपेंडिचर नहीं है? ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये कितने साल चलने वाला है? 5 इयर्स तक। तो आप मुझे बताओ, जिस चीज का बेनिफिट 1 साल में खत्म नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में खत्म होने वाला है, मैं उसको अपना आज खर्चा क्यों बताऊं पूरा? तो इन लोगों ने बोला अगर 5 करोड़ 5 साल का खर्चा है तो 1 साल का खर्चा 1 करोड़। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 2025 है तो 2025 में तो खर्चा 1 करोड़ ही हुआ, और बचा हुआ 4 करोड़ जो है उसका बेनिफिट मुझे आज मिलेगा कि फ्यूचर में मिलेगा? सर फ्यूचर में मिलेगा, 2026, 27, 28, 29। तो जो भी चीज आप खुद ही सोचो, जो भी चीज मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देती है, क्या उसे हम एसेट बोलते हैं? तो एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आती है कि ऐसी इमेजिनरी एसेट जो कि एक्चुअली होती क्या? एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस।
बट इनका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होता है, इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक चलेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा, है ना। तो ऐसे खर्चे, ऐसे घाटे जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है, उनको भी हम एक इमेजिनरी एसेट बोले तो फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं मेरे बच्चों। तो हमारी एसेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कौन सी है? करंट एसेट। दूसरी कौन सी है? नॉन करंट एसेट। और तीसरी भैया कौन सी है? फिक्टिशियस एसेट। तो क्या बोला कि इंटेंशन बहुत जरूरी, इंटेंशन बहुत जरूरी। बोले तो अगर एसेट को बेचने के लिए लाए हो, किस लिए लाए हो? बेचने के लिए, है ना। आपका पर्पस ही बेचना है, करंट एसेट है। अपनी एसेट को बेचने के लिए नहीं लाए हो, लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाए हो, कौन सी एसेट हो गई भैया? नॉन करंट एसेट। और हमारी एसेट जो कि एसेट ही नहीं है, ये वो घाटे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो मुझे बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देने वाले हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को मेरे बच्चों हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। और फिक्टिशियस एसेट का एक एग्जांपल हमने देख लिया, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? और आगे बढ़े तो जो हमारे पास अगली चीज है वो है असेट्स की और छोटी छोटी दी हुई डेफिनेशन। जैसे हमको जो समझ में आता है वो मैंने आपको बता दिया, बट और जो चीजें समझाने की वो यहाँ पे सिखाता हूं आपको। आओ जरा, असेट्स क्या होती है? तो असेट्स को बोलते हैं कि कुछ वैल्यूएबल थिंग्स है जो कि बिजनेस ने ओन करके रखी। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोली था, तो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज एसेट्स। बट कोई भी चीज जो मेरे को फ्यूचर में क्या अर्न करने में हेल्प करे, रेवेन्यू या कोई से भी बिजनेस के रिसोर्सेस हैं, है ना, जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, वो सब एसेट्स कहलाएंगी। अब इन एसेट्स की पहली कैटेगरी क्या थी मेरे बच्चों? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब समझा देता हूं, जो आज समझने वाली बात है। एक हमने सीखा कि ऐसी एसेट्स जिनको आप बिजनेस में लाए ही रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, वो करंट एसेट्स है। बट ये भी याद रखना कि करंट एसेट्स ना शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने या 1 साल से कम जिन एसेट्स को मैं बिजनेस में रखना चाहता हूं, इंटेंशन 12 महीने से कम अंदर रखने का है, उन एसेट्स को मेरे बच्चों हम बोलते हैं करंट एसेट्स। बट सर ऐसी भी तो कुछ एसेट होंगी जो हाथों हाथ पैसों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मेरे पास गोल्ड है, मैं बाजार में लेकर गया, दुकान पर दिया, दुकानदार ने पैसे दे दिए, बराबर। बताओ ये कौन सी एसेट्स होती है? तो ये करंट एसेट्स का एक टाइप है जिनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स, बराबर। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये करंट एसेट और लिक्विड एसेट में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। करंट एसेट्स वो होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जबकि लिक्विड एसेट्स इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। फिर और आगे बढ़े तो हमने सीखा नॉन करंट एसेट्स क्या है। तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच आर held in the business not for the purpose of resale but for the purpose of long term use। long term use, अगर लॉन्ग टर्म यूज के लिए एसेट्स खरीद के लाए हो ना, लॉन्ग टर्म यूज के लिए एसेट्स खरीद के लाए हो, यूज को बेचने के पर्पज से नहीं लाए, उसका इंटेंशन बेचने का नहीं है, तो ऐसी एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। बस इसके अंदर एक अच्छी चीज आपको समझाना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं यही हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। जबकि अच्छा 11th के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये याद रहती है, बट जब आप 11th से 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा फिक्स्ड एसेट्स आर अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। तो बस मैं आपको बोल सकता हूं जिन एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट्स बोल रहे हो ना इस साल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है हमको, बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स नहीं पढ़नी है, तो बस ऐसे याद रखना जिन एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट्स बोलते हो उन्हीं को फिक्स्ड एसेट्स भी बोल लेना इस साल के लिए। अगले साल इसकी डेफिनेशन हम बदल देंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आर अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बट अभी इस साल के लिए नॉन करंट एसेट को ही फिक्स्ड एसेट मेरे बच्चों मान लीजिएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है ये दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं? जिनको देखा छुआ जा सकता है। इनटेंजिबल क्या है? जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता है। और सर ये फिक्टिशियस तो बताओ। फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जो कि एसेट्स ही नहीं है, ये वो इमेजिनरी एसेट है जिनका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। मतलब ऐसे खर्चे जो आज कर दिए गए बट इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा में मिलता है, ऐसे खर्चों को, ऐसे घाटों को हम एसेट मान लेते हैं क्योंकि उनका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी मेरे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हमारी अगली टर्म पे आते हैं। भाई हमारी अगली टर्म जो है वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस की ऑब्लिगेशन, कोई भी बिजनेस के ऊपर क्या आया है? बर्डन। बर्डन मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ने पे करना तो है बट अभी तक किया नहीं है,
है ना, पैसे देना बाकी है। ठीक है, इस चीज को बहुत बेहतर समझाने के लिए मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ दो टर्म शेयर करता हूं। एक टर्म होती है पेड और एक टर्म होती है पेएबल। अगर आप इनका मीनिंग निकालोगे तो पेड का मतलब आएगा ऐसा खर्चा जो आपने दे दिया, ठीक है, और पेएबल का मतलब ऐसा खर्चा जो देना अभी बाकी है ना। सिंपल सी बात है यार भाई, ऐसा खर्चा जो हमने दे दिया। अगर ये पेड है तो बेटा याद रखना कि ये हमारा ना एक्सपेंस है, एक्सपेंस। बट एनीथिंग विच इज पेएबल, पेएबल मतलब पैसा देना अभी बाकी है, पैसा देना अभी बाकी है, तो उस पेएबल अमाउंट को हम टेक्निकली बोलते हैं मेरे बच्चों लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। ऐसा अमाउंट जो पेड नहीं है, पेएबल है ना, देना अभी बाकी है, दिया नहीं है। मतलब सर अभी बर्डन है, ठीक है, मैं ऐसा लिख भी देता हूं आपके लिए, पैसा देना बाकी है मींस द अमाउंट इज पेएबल, है ना। बाय हुम? ओनर के बिजनेस, बाय बिजनेस। ठीक है जी, क्योंकि हम कौन, मेरे बच्चों, मैंने बार बार आपसे शुरू में आते से पूछा था, बार बार एक सवाल आएगा, हम कौन? हम है बिजनेस। और बिजनेस को अगर किसी को अमाउंट देना बाकी है तो वो अमाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, एक बर्डन बन जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, तो आपको क्या करना है, दो शब्द लिख लेने हैं और इसमें याद रखना है कि अगर पेड है, दे दिया, तो वो हो गया खर्चा, और अगर वो पेएबल है मतलब देना अभी बाकी है तो वो बन गई हमारे लिए लाइबिलिटी। क्या बात समझ में आती है? अब इन्हीं लाइबिलिटी को दो कैटेगरीज में बांटा। पहली बोली करंट लाइबिलिटी, एक को क्या बोला? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बोलते हैं कि ऐसी लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म होती है नेचर में, है ना, वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज, और ऐसी लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। सर समझाओ, मैंने कोई बर्डन है मेरे सर पे जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट मुझे 12 महीने के अंदर अंदर करना है। इफ द लाइबिलिटी इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर अंदर किसी लाइबिलिटी, किसी बर्डन का भुगतान करना है तो वो कहलाती है मेरे बच्चों करंट लाइबिलिटी। बट ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट अपने को करना है बियॉन्ड 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने से ज्यादा का टाइम मिलेगा चुकाने के लिए, पैसा चुकाने के लिए, तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं मेरे बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज। वापस बोल देता हूं एक बार, ऐसी लाइबिलिटीज जिनका भुगतान 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा वो करंट लाइबिलिटीज, और ऐसी लाइबिलिटीज जिनका भुगतान 12 महीने के बाद होगा उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इनके एग्जाम्पल्स में बहुत सारे लिखकर दे सकता हूं आपको, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे लिखकर दे सकता हूं, बट जब आप टेक्निकली पढ़ोगे ना, जब मैं टेक्निकली यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगा ना, तो ज्यादा फन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख सकता था, है ना, या फिर इसके एग्जाम्पल नहीं है, बट जब टर्म्स को ही एग्जाम्पल बनाकर लाओगे तो मजा आएगा। इसीलिए मैंने शब्द लिखा, इसका ध्यान रखना। पेएबल बोले तो लाइबिलिटी, पैसा देना बाकी है मतलब वो लाइबिलिटी है। कौन देना, किसको देना बाकी? सर बिजनेस को, जब किसी और पर्सन को पैसा देना बाकी है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी है मेरे बच्चों। ठीक है जी, और आगे बढ़े मेरे बच्चों, तो अगला टर्म आता है हमारे पास में कैपिटल। ठीक है, इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं यहां पर जुड़ी हुई जो कि हमारे सिलेबस के बाहर है, बट ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है जब मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बोलते हैं कैपिटल क्या। तो भाई यार, हमारे बिजनेस में एक तो होता है ओनर और एक कौन होता है? बिजनेस। और आप तो दोनों को ही जानते हो, बस आप ये भी जानते हो कि आज हमने बात कर ली कि हम कौन हैं, हम है बिजनेस। तो जब ओनर बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा, किसी भी तरह की असेट, बोले तो फर्नीचर, गुड्स, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, जमीन है, बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, क्या करता है? इन्वेस्ट। तो उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बिजनेस कैपिटल मानता है। क्या मानता है मेरे बच्चों? कैपिटल मानता है। ठीक है, तो क्या लिखता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द फर्म। बट इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आज एक बात बोली, कोई भी चीज जो ओनर बिजनेस को देता है वो कैपिटल है। कोई भी चीज जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है वो कैपिटल होगी। पैसा होना जरूरी नहीं है, मैंने गुड्स दिए तो भी कैपिटल है, भाई मैंने फर्नीचर दिया तो भी कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी दी तो भी कैपिटल ही होगी। ठीक है, कैपिटल जो होती है इसको अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये जो पार्ट है ये वैसे आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाएगा, बट ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एक बार सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, तो फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो फिक्स्ड एसेट्स में लगाई जाती है। सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है मेरे बच्चों? इनको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, तो जब आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है ना, तो बिजनेस में पैसा लगाया,
तो ऐसा बोलते हैं कैपिटल का वो हिस्सा जो बिजनेस ने काय में लगा दिया, नॉन करंट एसेट्स में। बिजनेस ने पैसा काय में लगा दिया, नॉन करंट एसेट्स में। उस सारे पैसे को हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आती है फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल क्या होती है कि भाई असेट खरीदी तो है बट उसका इंटेंशन बोलो काय का है, सेल्स का है। सेल्स का है कि भाई मैं बिजनेस में पैसा तो लेकर, मतलब गुड्स तो लेकर आया बट काय के लेकर आया, बेचने के लिए। जैसे किराने की दुकान में मैंने क्या करा, किराने का सामान रख लिया, तो आप क्या करोगे, इसका अचार डालोगे कि बेचोगे ना। तो जब आप बेचने के लिए गुड्स को लेकर आए हो, बेचने का इंटेंशन है, तो ऐसी कैपिटल को हम बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल, ठीक है, जो कि फ्लोट करेगी, बदलती रहेगी। और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की कुछ डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे एक बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल भरना पड़ेगा, टेलीफोन के लिए बिल भरना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल भरना पड़ेगा। तो जो बिल आपके डेली एक्सपेंसेस है ना, इनको रन करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों में जो पैसा लग रहा है उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चों वर्किंग कैपिटल। क्या बात समझ में आती है? ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म यूज वाली एसेट में डाल दिया, फिक्स्ड कैपिटल। ऐसा पैसा जो बेचने वाली चीजों में डाल दिया, फ्लोटिंग कैपिटल। और ऐसा पैसा जो डे टू डे एक्टिविटीज में डाल दिया, जैसे सैलरी भरना है, तो वो कौन सी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एक चीज याद रखते हैं सर, ओनर और बिजनेस तो दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। ओनर और बिजनेस तो दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं हम कौन है, तो हम तो बिजनेस है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं हमने ओनर से पैसा उधार ले लिया है और इसको पैसे देना बाकी है, मींस द अमाउंट इज पेएबल, तो ऐसा बोला जाता है मेरे बच्चों कि बिजनेस को, ओनर को कैपिटल का पैसा उधार जो लिया है वो अमाउंट देना बाकी है, मींस द अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस। तो बोलते हैं कि कैपिटल का नेचर ना लाइबिलिटी होता है। और कौन सी लाइबिलिटी होता है मेरे बच्चों, इंटरनल लाइबिलिटी। उसका रीजन है कि ओनर बताओ कौन है, ओनर कौन है, अंदर वाला है कि बाहर वाला है, ऑब्वियसली अंदर वाला है। तो इसीलिए कैपिटल जो है उसको हमारी इंटरनल लाइबिलिटी भी माना जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी, ओके। और आगे बढ़े तो अगला शब्द आता है रेवेन्यू। और इस शब्द को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, ठीक है। जैसे बचपन में हमें पढ़ा था प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, जहां पर एसपी क्या होता था, सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या हुआ करता था, हमारी कॉस्ट प्राइस। तो ये बोलते हैं कि जब आप मान लो किसी कमोडिटी को या गुड्स को बेचते हो बाजार में बेचते हो, तो जो भी पैसा आता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्टेशनरी शॉप है और मैं इस पे पेन बेच रहा हूं, ठीक है। इस पेन को मैं खरीद कर लाया 8 रुपए में, तो बताओ 8 रुपए क्या बन गई मेरी कॉस्ट प्राइस, है ना। और मैं इसी पेन को 10 रुपए में बेच देता हूं, तो 10 रुपए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। 10 रुपए मेरे बच्चों क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना बना, 2 रुपए, ठीक है। अब यहां पर हमको शब्दों को बदलना होगा। जिसको आप अभी सेलिंग प्राइस बोल रहे हो, इसको टेक्निकली अब हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। इसका मतलब रेवेन्यू का मतलब बोलो, जब गुड्स को बेचकर अमाउंट रिसीव हुआ, तो जो रिसीव्ड अमाउंट है, पूरा का पूरा जो रिसीव्ड अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वो रेवेन्यू होता है, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सर इस चीज को जिसको हमने बेचा उसको अक्वायर करने में जितना पैसा खर्च हो गया वो हमारी कॉस्ट है, वो हमारे खर्चे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस और कॉस्ट आर वन एंड द सेम, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट आर वन एंड द सेम। तो 8 में खरीदा, 10 में बेचा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट को हम इनकम भी बोल सकते हैं बिजनेस की, कि भाई बिजनेस तो है बट इस बिजनेस की इनकम क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है। क्या ये बात मेरे बच्चों समझ में आती है? तो अब हम बड़े हो गए हैं, अब वो बचपने से बाहर आना पड़ेगा। तो इसी सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो इनकम आ जाएगी। और हमारे बिजनेस की इनकम क्या है, प्रॉफिट। बिजनेस की इनकम क्या है, प्रॉफिट। इनकम एक बड़ा टर्म है मेरे बच्चों, इनकम एक बड़ा टर्म है, ठीक है। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस में मेरी इनकम क्या हुई, प्रॉफिट। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरी इनकम क्या हुई, सैलरी। अगर वहीं पर मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं तो बताओ मेरी इनकम क्या हुई, फीस, बराबर ना। तो ऐसे इनकम एक बड़ा शब्द है जिसमें हम जब बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम क्या होता है मेरे बच्चों, प्रॉफिट्स। सो आर प्रॉफिट्स एंड इनकम वन एंड द सेम, यस, है ना। बट ये सिर्फ हमारे लिए। बट अगर मैं पूछता हूं इनकम और प्रॉफिट में क्या बड़ा है, तो मेरे बच्चों इनकम एक बहुत बड़ा टर्म साबित होता है। क्या बात समझ में आती है? और ध्यान से सुनना। अब ये तो बात समझ में आ गई कि रेवेन्यू क्या है। सर रेवेन्यू मतलब यह है कि जो भी पैसा बिजनेस के हाथ में आया माल बेच के, उस पैसे को हम रेवेन्यू बोलते हैं।
ठीक है, जिस चीज को बेचा उसको खरीदने में जो खर्च हुआ उसको एक्सपेंस बोलते हैं। और रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं तो हमारे पास में इनकम के नाम पे प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। पर आपने बेचा क्या? जिन चीजों को हम बेचते हैं मेरे बच्चों, उनको अपन क्या बोलते हैं? गुड्स। जिन चीजों को हम बेचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, है ना, उन्हें गुड्स बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने में जिन चीजों को बेचा खरीदा जाता है, खरीदा बेचा जाता है, उनको हम गुड्स बोलते हैं। बट इन्हीं गुड्स को अगर आप बिजनेस में लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाते हो, लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाते हो और अपने गोडाउन में रख लेते हो, तो मेरे बच्चों उसको बोला जाता है स्टॉक। और इसी स्टॉक को एक और नाम देंगे हम, वो क्या है? इन्वेंट्री। क्लास 11th में मैं बस आपको इतना बोल सकता हूं कि इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर स्टॉक आता है, बट फॉर क्लास 11th रिमेंबर स्टॉक ही इन्वेंट्री है। स्टॉक ही क्या है मेरे बच्चों? इन्वेंट्री है। ठीक है, तो जब मैं माल खरीद के लाया बेचने के लिए तो क्या है? गुड्स। गुड्स को जब मैं ज्यादा क्वांटिटी में रखकर आया और गोडाउन में रख लिया तो बन गया स्टॉक, और इसी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या यहां तक पूरी बात क्लियर है? क्या यहां तक पूरी बात क्लियर है? डन। चलो और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अगला शब्द क्या आ गया? एक्सपेंसेस। और क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। अगर सर ये दोनों शब्द तो हमेशा हमें एक जैसे लगते हैं, क्या इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है? भला एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर क्या एक ही शब्द होते हैं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब एक छोटा मोटा अमाउंट खर्च किया जाता है, छोटा मोटा अमाउंट, तो होता है एक्सपेंस। एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है तो वो एक्सपेंडिचर। ऐसा अमाउंट जो डे टू डे रोज खर्च होता रहता है, बार बार पैसा जेब से लगता है, वो एक्सपेंस। डे टू डे खर्चे एक्सपेंसेस। बट ऐसा खर्चा जो एक ही बार लगता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बराबर, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, एक बिजनेस है, उसने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, एक फर्नीचर खरीदा, तो आप मुझे बताओ ये बार बार तो खरीदेंगे नहीं कि आज सोफा लिया कल नया ले लिया, आज मशीन खरीदी फिर कल ले ली। तो ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं, है ना, एक ही बार होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, वो होते हैं एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज में लगते हैं, जैसे सैलरी हर महीने देनी है ना, बिजली का बिल हर महीने देना, अलग अलग देना है, तो ऐसी चीजें जो कि रेगुलर बेसिस पर लगती है उनको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या यहां तक पूरी बात समझ में आती है? तो एक्सपेंसेस इनकर्ड आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो पैसा जेब से खर्च हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस करने पड़े तो ऐसा बोलते हैं कि सर आप एक्सपेंडिचर को किस टर्म से समझा रहे हो? कि आपने एक बार में खर्चा करा, बड़ा खर्चा किया, तो बताओ काय के लिए किया होगा? सर असेट खरीदने के लिए। ठीक है, जबकि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। आगे बढ़े तो भैया यार ये टेन्योर देखना आप कैसा है, लॉन्ग टर्म, ये कैसा है, शॉर्ट टर्म। ये खर्चा एक ही बार होता है, वन टाइम, जबकि ये बार बार होते रहते हैं। इनको हम हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि असेट क्रिएट करते हैं, ये असेट क्रिएट करते हैं, जबकि इनको हम हमारे आम खर्चे बोलते हैं जो कि रोज 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 होने लगते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर को एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि हम नहीं बता सकते हमें कितनी बड़ी असेट खरीदनी होगी, जैसी जरूरत होगी वैसा होगा। जबकि एक्सपेंसेस को हम हाईली एंटीसिपेट कर सकते हैं, मतलब इनका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि छोटे मोटे खर्चे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए डिफरेंसेस। आगे बढ़े तो इन लोगों ने एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में बांट दिया। व्हाट आर द एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट incurred to generate revenue। बोलते हैं कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे इनकर किए गए हैं उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। बट आप देखना वक्त बदलेगा, जज्बात बदल जाएंगे मेरे बच्चों, और आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कहने के लिए तो ये खर्चे हैं, ये देखना आउटस्टैंडिंग आगे क्या लगा दिया? एक्सपेंस। प्रीपेड आगे क्या लगा दिया? एक्सपेंस। तो कहने के लिए तो एक्सपेंस है, बट इनका नेचर अब बदलने वाला है। और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमने देखा है आखिरी तक बच्चा क्या कर रहा होता है? रिग्रेट कर रहा होता है नहीं सुन के। ठीक है, तो आप लोगों को सारे काम छोड़ के इन दो टर्म्स को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ में। क्या है वो दो टर्म्स? पहला होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है, मैं इसी आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में ऐसे शो करूंगा आपके लिए, है ना, O/S, है ना। ये सिर्फ समझाने का तरीका होगा क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है तो मैं आपको छोटा करके बताऊंगा। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए बट पेमेंट नहीं किया बिजनेस का अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सैलरी जो एम्प्लॉय की कब दोगे? मंथ के एंड में।
एक पर्सन ने 1 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक काम किया आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 31 जनवरी के दिन महीना एंड हो जाएगा, तो 31 जनवरी के दिन उसकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी, ड्यू, ठीक है। तो मान लो कि एम्प्लॉय आया 31 तारीख को कि मालिक सैलरी दे दो 31 तारीख हो गई है, आपने बोला 5 तारीख को मिलेगी, अगले महीने की 5 तारीख को मिलेगी। तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, उसकी सैलरी कब देना बनती है, 31 जनवरी। बट आपने दी क्या, सर हमने नहीं दी। तो इसको मैं ऐसा बोलूं कि दिस अमाउंट इज पेबल, नॉट येट पेड मींस दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस। कब देगा सर, आज के फ्यूचर में, सर फ्यूचर में देगा। और कोई भी चीज जो फ्यूचर में, मेरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा के लाया हूं क्या, कि कोई भी अमाउंट जो हमारे बिजनेस का पेबल अमाउंट होता है, उसको मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। तो इसी के साथ एक बहुत अच्छी टर्म जो आपने सीखी वो है लाइबिलिटी का मतलब यह है कि सर ये अमाउंट ड्यू तो हो गया है, बट ये नॉट येट पेड है, मतलब देना अभी बाकी है। और आपको तो पता ही है, जैसे ही मैंने लिख दिया कि पैसा देना बाकी है, तो मेरे बच्चों ये अमाउंट कैसा हो गया, पेबल। और ये अमाउंट क्योंकि पेबल हो गया तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे बच्चों, लाइबिलिटी। और अब खुद ही सोचना, जैसे मैंने बोला कि रेंट पे करनी है, तो रेंट कब भरोगे यार, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब 12 महीने के अंदर ही भरोगे ना। तो इसीलिए इनको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आप लोगों को लिखना ही है ना वो करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल, तो अब जाकर लिख कर आओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कहने के लिए तो एक्सपेंस है बट क्योंकि वो पेबल है तो वो हमारी लाइबिलिटी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, लाइबिलिटी। और आगे आओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही पे कर देना, मतलब दीज एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। अब आप खुद सोचो कि मैंने रेंट देनी जनवरी की, बट मैंने फरवरी और मार्च की रेंट एक साथ दे दी, क्या मैं ऐसे बोलूं पैसा एडवांस में दे दिया है, पैसा एडवांस में दे दिया है, बट सर्विसेज अभी तक नहीं मिली, मतलब सर्विसेज लेना बाकी है। और सर्विसेज लेना बाकी है मतलब सर बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। और आप ही बताना मेरे बच्चों, कोई भी चीज जो हमें क्या देती है, बेनिफिट, वो भी कब देती है मेरे बच्चों, कोई भी चीज जो हमें बेनिफिट देती है कब देती है, फ्यूचर में। वो हमारे लिए क्या बन जाती है सर, वो एसेट बन जाती है। और आपको तो पता ही है शॉर्ट टर्म की बातें हो रही है, तो मेरे बच्चों ये कौन सी एसेट है, करंट एसेट। आप लोगों को अगर लिखना ही है तो अब जाकर लिख कर आ जाओ कि भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स होती है, और भैया हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है मेरे बच्चों, करंट लाइबिलिटीज होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आती है यहाँ तक, क्या ये बात सभी को समझ में आती है यहाँ तक। तो इसके साथ शुरू करते हैं कि भाई ये एक्सपेंसेस तो समझ में आते हैं कि 2 कैटेगरीज में बांट दिए गए कि भाई ये क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। बट अब हमको समझना होगा अगर बिजनेस में खर्चे हैं तो बिजनेस के पास में साथ ही में क्या होने वाली है भैया, इनकम भी तो होने वाली है ना। तो भाई ये बिजनेस के लिए आखिर इनकम क्या होती है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भाई हमने तो अभी बात कर ली सर इनकम एक बड़ा टर्म है, बट क्योंकि हम बिजनेस की बातें करते हैं तो हमको मालूम है कि बिजनेस के लिए इनकम क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज इनकम तो आप क्या बताओगे, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज इनकम। बट अब इस इनकम को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है मेरे बच्चों। एक को बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज सच इनकम विच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, ऐसी इनकम जो कि अभी तक रिसीव ही नहीं हुई है, मिलना अभी बाकी है। तो इसी के लिए मैं आज आपको फिर 2 और शब्द सिखाता हूं। पहला वर्ड होता है रिसीव्ड और एक वर्ड होता है मेरे बच्चों रिसीवेबल। तो ऐसा बोला जाता है रिसीव्ड का मतलब ऐसा पैसा जो आपको मिल गया, आ गया। तो बेटा कोई पैसा है जो जेब में आ चुका है तो वो बन जाती है हमारे बिजनेस की इनकम।
क्या बन गई? इनकम। बट ऐसी चीज जो रिसीवेबल है, मतलब मिली नहीं है, मिलना अभी बाकी है और कब मिलेगी? फ्यूचर में। और आपको तो पता ही है कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो रिसीवेबल चीज हमारे लिए क्या बन जाएगी मेरे बच्चों? एसेट। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर कोई चीज कैसी है? रिसीव्ड, मिल गई है, तो वो आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम है। बट अगर कोई चीज रिसीवेबल है तो वो आपकी एसेट है, क्योंकि ये पैसा अभी नहीं मिला है, ये मिलने वाला है कब? फ्यूचर में। तो ऐसा बोलते हैं एक्रूड इनकम जो है ना, ये ड्यू तो हो गई है बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब पैसा लेना बाकी है। तो आप ही बताओ मेरे बच्चों, ये तो क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया यार। क्या हो गया? रिसीवेबल। और अगर ये रिसीवेबल है तो ये एसेट है। और सर ये कौन सी एसेट है? ये करंट एसेट है। तो अगर लिखना ही है करंट एसेट का एग्जांपल तो अब जाके लिखो कि करंट एसेट का एग्जांपल बोलो क्या है? एक्रूड इनकम है। बराबर। जैसे मैंने बोला एक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मेरा ड्यू तो हो गया बट अभी पैसे लेना बैंक से बाकी है, तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोला जाएगा मेरे बच्चों। वैसे ही एक होती है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी पैसा कब कमाया जाता है? जब आप उसके बदले कोई गुड्स दे दो या सर्विस दे दो। जैसे मैं आपकी दुकान पर आता हूँ और आपसे डेयरी मिल्क खरीदता हूँ, है ना, और डेयरी मिल्क आप मुझे दे देते हो, बट मैं आपको पैसे दे देता हूँ कितने रुपए? 20 रुपए। और डेयरी मिल्क कितने रुपए की है? 10 रुपए की। तो क्या मैं ऐसा बोलूं मैंने आपको 20 रुपए दे दिए, मैंने आपको 20 रुपए दे दिए और डेयरी मिल्क 10 की है। तो आपने मुझसे सवाल किया कि 10 रुपए ज्यादा क्यों दे दिए भैया, वापस ले जा। मैंने बोला अंकल, मैंने बोला भैया, मैंने बोला दीदी, ये जो पैसा है ना, ये मैं एक काम करूंगा, कल इसकी डेयरी मिल्क फिर से ले जाऊंगा। क्या मैं ऐसा बोलूं? पैसा आप लोगों को एडवांस में मिल गया है, पैसा आप लोगों को एडवांस में मिल गया है। चॉकलेट देना अभी भी बाकी है, सर्विस देना अभी बाकी, गुड्स देना अभी भी बाकी है। तो आपने पैसा कमाया नहीं है। पैसा तब कमाया जाएगा जब आप सर्विस या उसके बदले में गुड्स दे दोगे। तो मैं ऐसा बोलूं अनअर्न्ड इनकम क्या है? सर ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई है। मतलब अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा तो एडवांस में ले लिया सर, सर्विस देना बाकी है। देखो हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, पैसा तो एडवांस में मिल गया बट सर्विस देना बाकी है मेरे बच्चों। तो ऐसी चीज को जहां पर सर्विस अभी भी ड्यू है, इसको हम बोलेंगे हमारे बिजनेस की क्या? लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी मेरे बच्चों? तो ये बन जाती है हमारे बिजनेस की करंट लाइबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात होगी। कितनी बड़ी बात होगी? शॉर्ट टर्म की ही बात होगी। तो बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा तो एडवांस में मिल गया, सर्विसेज देना अभी भी बाकी है। तो ये हमारे बिजनेस की क्या बन गई मेरे बच्चों? करंट लाइबिलिटी बन गई। क्लियर है जी? क्लियर है जी? और आगे बढ़ते हैं, तो अगला टर्म आता है भाई प्रॉफिट क्या है? तो बोलते हैं कि सर जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ऐसे ही होता है ना सर, इसी से बता दो। तो मैंने बोला सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए? 8 रुपए। सेलिंग प्राइस 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस 8 रुपए, मतलब व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस वी गेट प्रॉफिट। बट सर ये तो बचपन में होता था, अब तो हम नए शब्द सीख गए हैं। नए शब्द क्या सीख गए? कि भाई सेलिंग प्राइस जो होता है ना, अब होता है रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस होता है एक्सपेंस। तो क्या मैं बोलूं? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रॉफिट्स। बराबर। तो बोलते हैं कि भाई रेवेन्यू का एक्सेस ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। और इसी का उल्टा, सर अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए और रेवेन्यू 8 रुपए है तो सर ये तो लॉस हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज इज कॉल्ड एज लॉस। तो भाई क्या होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा होता है और खर्चे कम होते हैं तो प्रॉफिट, और जब खर्चे ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लॉस। बट यही प्रॉफिट जो है और ये गेन जो है, क्या है? दोनों अलग अलग है। तो बिल्कुल इन दोनों में डिफरेंसेस बता दूं। प्रॉफिट बोलते हैं कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी से होता है ना। आप सभी ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि बिजनेस वो होता है, बिजनेस की वो एक्टिविटी होती है जो रोज की जाती है, रेगुलर बेसिस पे की जाती है। जैसे किराने की दुकान में आप किराना रोज रोज बेचोगे, बराबर। तो जब आप रोज किराना बेचकर पैसा बनाते हो तो वो प्रॉफिट होता है।
ठीक है। बट आप इसके अलावा कोई सी भी एक्टिविटी करते हो जिससे पैसा आता है, किराना बेचने के अलावा कोई सी भी एक्टिविटी करते हो जिससे पैसा आता है, तो वो होता है गेन। तो ऐसा बोलते हैं गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेग्युलर नेचर। अगर प्रॉफिट कभी सभी हो और ऐसी एक्टिविटी हो जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी के अलावा कोई एक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किराने की दुकान है, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड के पास एक कार है और वो फ्रेंड अपनी कार को बेचना चाहता है, आपने क्या किया, उसकी हेल्प करी, एक सेलर, एक बायर ढूंढा और उसकी कार बिकवा दी। खुश होके आपके दोस्त ने आपको कमीशन के 5,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 5,000 रुपए दे दिए कि भाई तूने मेरी कार बिकवा दी, ये ले 5,000। क्या ये आपकी इनकम है? हाँ। बट क्या आप रोज कार बेचते हो? नहीं। तो ये बन गया आपका गेन। ऐसा प्रॉफिट जो रोज रोज नहीं होता, कभी सभी होता है, और ऐसी एक्टिविटी से होता है जो मेरे बिजनेस के अलावा, जो मेन एक्टिविटी उसके अलावा कोई एक्टिविटी है, तो मेरे बच्चों उसको हम बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गेन। ठीक है। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू लॉस एंड द प्रॉफिट्स ऑफ इरेग्युलर नेचर आर कॉल्ड एज गेन, आर कॉल्ड एज गेन। क्या है बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? तो और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों और समझते हैं कुछ नई टर्म्स के बारे में। तो जो अगली टर्म है हमारी वो है डिस्काउंट, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप समझते ही हैं, जब आप बाजार में चीज खरीदने जाते हैं तो आप बार्गेन करते हैं। क्या करते हैं? बार्गेन करते हैं कि वो आपको ओरिजिनल दाम से कम दाम में मिल जाए, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप गुड्स को बेचते हो और उसकी प्राइस में कुछ डिडक्शंस कर देते हो तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। बोलते हैं बिजनेस दो तरह से डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस बड़ा ही आसान है और आपने इनको रियल लाइफ में बिल्कुल ही देखा भी होगा, सुना भी होगा। जब आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, है ना, और माल खरीदते हो तो उससे क्या करते हो? बार्गेनिंग करते हो, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी आलू खरीदने सब्जी मंडी गई, ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है भैया आलू कितने का दिया? आलू कितने का दिया? भैया ने बोला 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। तो मम्मी देखना क्या करती है, वो बोलती 50 का 1.5 किलो दो ना, या फिर 1 किलो 40 रुपए में दो ना। मम्मी किसी ना किसी तरह से उसकी प्राइस को क्या करवाना चाहती है? रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है। या फिर मम्मी ऐसा भी करती है कि भाई पैसा कम करोगे तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेंगे। क्या क्या 50 रुपए किलो बोल रहे हो, 30 रुपीज केजी दे दो, 2 केजी ले लेते हैं, 2 केजी ले लेते हैं, बराबर। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज करके कोई डिस्काउंट लिया जाता है तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। बस इसमें एक चीज छोटी सी याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर लगता है मेरे बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर लगता है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग बट नेगोशिएशन। ये सिर्फ बार्गेनिंग है। तो जब आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो बिल में तो जाएगा ही नहीं ना, बार्गेनिंग के बाद का अमाउंट बिल में जाएगा। तो ये सिर्फ एक ट्रेड नेगोशिएशन होता है जो कि काय पे होता है? क्वांटिटी में डील करने पे, कि भाई ज्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, बराबर। तो ऐसे डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसे डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये नेगोशिएशन होता है। जबकि एक तरह का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है कि कोई भी आपका पैसा जो है अगर उधारी में लेकर जाता है तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा जो है वो नुकसान बन जाए, आपका पैसा बेडेड बन जाए। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जो भी पर्सन समय से पहले या समय के अंदर अंदर पैसा दे देता है उसको हम एक एडिशनल डिस्काउंट बोलते हैं पेमेंट के वक्त, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्योंकि बिल बनने के बाद पेमेंट के समय होता है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी किया जाता है, ठीक है जी। तो जो कॉमन बात है वो आपको याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट ना क्वांटिटी पे होता है, कैश डिस्काउंट पेमेंट पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट को मेरे बच्चों हम रिकॉर्ड भी करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है जी। ये हो गया डिफरेंस। और आगे बढ़ते हैं तो आता है वाउचर। वाउचर का बेसिक मतलब होता है एविडेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपने बोला कि आपके बिजनेस में आपने 50 लाख रुपए की सेल करी, आपने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए की सेल करी, माल बेचा, बराबर। तो उसका सबूत क्या है? मैंने बोला आपका बताओ 10th में परसेंटेज क्या है? रिजल्ट आया ना, तो 10th में परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो आपने बोला सर 90% है मेरा। मैंने बोला मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो आपने अपनी मार्कशीट दिखा दी मुझे, बराबर। तो बताओ ये क्या है? एविडेंस है। तो ये बन जाता है वाउचर, है ना। हर चीज का एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखना पड़ता है जो कि अपने ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में होता है।
कि भाई आपने सेल करी 50 की, तो बताओ 50,000 का सबूत क्या है? तो वो हर एविडेंस जो एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है उसको हम मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? वाउचर। जैसे अगर एक पर्सन कैश में ट्रांजैक्शन करता है तो क्या बनाना होता है? कैश मेमो। उधार में खरीदता है तो उसको क्या बनाना होता है? इनवॉइस बनानी होती है, बराबर। तो अलग अलग चीजें ये सबूत की तरह काम करती है, बराबर। इन्हीं सबूतों को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड मतलब जिनको आप बिजनेस में बेचने के पर्पज से लाए हो, जिन चीजों को आप बिजनेस में बेचने के लिए लाए हो, उन्हीं को हम गुड्स बोलते हैं। और जब यही गुड्स लार्ज क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और यहां पर एक और अच्छी चीज बताता हूं, स्टॉक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बट अब स्टॉक के बारे में एक अच्छी चीज बताता हूं। स्टॉक को दो लेवल पर आंका जाता है एक बोलते हैं कि स्टॉक साल की शुरुआत में है, और एक बोलते हैं एक साल की बिगिनिंग और एक साल के एंड में है। तो 1 अप्रैल साल की शुरुआत है और 31 मार्च जो है वो साल का एंड है, तो इसको अपन बोल रहे हैं बिगिनिंग, इसको क्या बोल रहे हैं? एंड। तो ऐसा बोलते हैं कि वो स्टॉक जो साल की बिगिनिंग में है उसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और वो स्टॉक जो साल के एंड पे है उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, and when these goods are stored in bulk quantity, these are called as stock or inventory, and the inventory in the beginning of the year is called as opening inventory or opening stock, and the inventory at the end of the year is called as मेरे बच्चों closing stock। क्या बात समझ में आती है? साल की शुरुआत में ओपनिंग, साल के एंड पे मेरे बच्चों क्लोजिंग, ठीक है जी। अगर ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल, बट ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो मेरे बच्चों उसको टेक्निकली बोला जाता है ड्राइंग्स। बट ड्राइंग्स का इंटेंशन याद रखना कैसा होना चाहिए? पर्सनल, या बोल लो प्राइवेट, या बोल लो रेसिडेंशियल, या बोल लो डोमेस्टिक, या बोल लो हाउस होल्ड। अगर ऐसे किसी भी यूज के लिए अगर आपने पैसा बिजनेस से निकाला, गुड्स बिजनेस से निकाले, या बिजनेस की कोई भी चीज अगर आप अपने घर ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स आर विड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर मेरे बच्चों पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई भी चीज बिजनेस में से क्या कर रहे हो? विड्रॉ, तो उसको मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो इसी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगली टर्म जो आती है वो आती है परचेजेस क्या होती है, सेल्स क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, ठीक है। चारों बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, चारों ही बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। बट इस चीज को करने से पहले, ये चीजें समझने से पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हम परचेज का मतलब जानते हैं, बकायदा हम जानते हैं कि परचेज का मीनिंग क्या होता है, बट हमको यहाँ पर परचेज का मीनिंग अकाउंटिंग के फॉर्म में समझना होगा। जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो अकाउंटिंग कहती है कि परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जबकि मेरे को भी मालूम है व्हाट इज परचेज। व्हेन एनीथिंग इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज परचेज, व्हेन एनीथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज सेल, बराबर। बट इन लोगों ने बोला ऐसा नहीं है, एनीथिंग में तो कुछ भी हो सकता है कि आप भाई मशीन खरीद के लाए तो वो भी परचेज है, और आप मशीन बेच कर आए तो वो भी सेल है। तो इन लोगों ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया। पहली चीज इन लोगों ने पढ़ाई गुड्स क्या होते हैं, जिस चीज में आप डील करते हो वो गुड्स होते हैं। जैसे मेरा किराने का बिजनेस है मेरे बच्चों, तो आप मुझे बताओ किराने का सामान क्या हो गया? गुड्स। तो फर्नीचर क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट, बराबर ना। नॉन करेंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट, बराबर। वैसे ही आप मुझे बताओ मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो बताओ मेरे लिए गुड्स क्या हो गए? फर्नीचर, ठीक है। अब बताओ मशीन क्या हो गई? सर मशीन हो गई नॉन करेंट एसेट। तो जिस चीज का बिजनेस है उसी को गुड्स बोलते हैं, उसी को हम गुड्स बोलते हैं। और उन्हीं गुड्स को जब आप खरीदते हो, उन्हीं सर्विसेज को जब आप खरीदते हो तो उसको बोलते हैं परचेज। परचेज, तो याद रखना परचेज इज रिलेटेड टू द वर्ड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, अदर देन गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी किराने की दुकान है और मैंने मेरे दोस्त की कार बिकोई, तो कार गुड्स नहीं है क्योंकि मैं रोज रोज उसको नहीं बेचता, बराबर जी। तो परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स। तो वैसे ही बताओ सेल क्या हो जाएगा? सर सेल मींस सेल ऑफ गुड्स, सेल मींस सेल ऑफ गुड्स। उन्हीं गुड्स को जब बेचने की बात करूंगा तो उसको सेल्स बोलेंगे, बराबर। अब बताओ मुझे हम कौन है? सर हमें बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। और बिजनेस में ये भाई कौन है? ये है हमारा कस्टमर। ये कौन है? कस्टमर। तो आपने कस्टमर को क्या करी? सेल। कस्टमर को क्या करी? सेल। और कस्टमर को आपका दिया हुआ सामान पसंद नहीं आया,
आपके दिए हुए सामान में कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो कस्टमर ने आपका माल वापस रिटर्न कर दिया, तो आपने किया था सेल और कस्टमर ने कर दिया रिटर्न, तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा सेल्स रिटर्न। क्या बन जाएगा? सेल्स रिटर्न। और ध्यान से एक अच्छी चीज पढ़ाता हूं, सुनना और लिखना भी, अगर लिख रहे हो तो, कि भाई हम कौन है? हमें बिजनेस ने क्या करी? सेल। तो हमने गुड्स बाहर दिया, है ना, और कस्टमर ने गुड्स वापस दे दिया, तो गुड्स, सर बताओ, मुझे बताओ, गुड्स गए और फिर वापस आ गए, तो ये रिटर्न कौन सा है? आउटवर्ड के इनवर्ड? इनवर्ड। तो इसीलिए याद रखना सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड, कि भाई गुड्स बेचे और वापस आ गए, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड्स बोला जाता है। ठीक है जी। वहीं पे अगर मैंने गुड्स को खरीदा होता, देखो एक बार, सर ये एक आदमी है और ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है, ठीक है, और हम कौन है? बिजनेस हैं। हम कौन है? बिजनेस। तो हमने इससे माल क्या किया था? परचेज, है ना, सप्लायर से माल किया था परचेज। सर हम कौन है? सर हमें बिजनेस, हमने सप्लायर से माल किया परचेज और इसका माल डिफेक्टिव निकल गया, तो हमने इसका गुड्स वापस से रिटर्न कर दिया। ठीक है, हम कौन? बिजनेस बन के सोचना मेरे बच्चों, हमने माल खरीदा, वापस लौटा दिया पसंद ना होने पर, तो रिटर्न आउटवर्ड्स। इसीलिए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। सर ये P/R क्या है? परचेज रिटर्न का शॉर्टकट लिखा है जो हम यूज कर सकते हैं। S/R क्या है? ये सेल्स रिटर्न का शॉर्टकट है जो जनरली आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। सो व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जब गुड्स रिटर्न कर दिए किसको? सप्लायर को, तो क्या बन गया? परचेज रिटर्न। बट व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर मेरे बच्चों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो अगला जो वर्ड आता है बहुत जरूरी शब्द है, वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। कई सालों पहले ये शब्द नहीं होता था, बट जब नए कानून बने, जब नए लॉज बने, तो ये शब्द एग्जिस्टेंस में आने लगे, है ना। पहले डेटर्स अलग होते थे, बिल्स रिसीवेबल अलग होते थे, और ये ट्रेड रिसीवेबल नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बट जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया, इन शब्दों का बहुत जल्दी, है ना, जल्दी इवॉल्वमेंट हमने देखा, बहुत बदलाव देखे, और एक नया शब्द हमारे बीच में आता है जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और रिसीवेबल का मतलब कि उस ट्रेड के बदले अगर मुझे कोई पैसा लेना बाकी है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है डेटर्स, जिसमें बी साइलेंट है ना। डेप्टर्स नहीं बोलते मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं, बी साइलेंट है। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को दोनों को जोड़ दें तो मेरे बच्चों ये बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। अब ये दोनों क्या बलाए हैं सर? क्या बला है, समझाओ जरा। तो मैंने बोला हम कौन? हम है बिजनेस। हम कौन? हम है बिजनेस। और सर ये कौन है? सर मैं बोल रहा हूं कि ये हमारे बिजनेस का कस्टमर है, ये हमारे बिजनेस का कस्टमर है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। हमने इस कस्टमर को क्या करी? सेल करी सर, गुड्स बेचे। बट जब बेचे तो हमने कस्टमर से बोला कि कस्टमर पैसे दो। कस्टमर ने बोला पैसे 1 महीने बाद दूंगा। इसका मतलब आपने सेल तो करी है, बट ये सेल कैसे करी है? क्रेडिट पे, उधारी में माल बेचा है। तो क्या मैं बोलूं कस्टमर से हमें पैसा लेना बाकी है? कस्टमर से हमें पैसा लेना बाकी है, तो पैसा जब लेना बाकी है तो ये कस्टमर हमारे बिजनेस का डेटर बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? डेटर। तो आप बताओ डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिससे पैसा लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए, डेटर कौन है? तो यहां पे लिख देते जिस पर्सन से पैसे लेना बाकी है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेटर्स बोलते हैं। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स to whom goods have been sold and services rendered on credit। उधार में बेच दिया है और पैसे अभी लेना बाकी है। ठीक है जी। तो सर ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? तो बोलते हैं कि उसी की अकाउंटिंग करने के लिए, जब आप किसी को उधार में माल बेचते हो तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए कोई सबूत रखा जाता है कि भाई इस बिल के बदले इस बदले से पैसा लेना बाकी है। तो उस बिल के बदले, जिसके बदले पैसा लेना बाकी है, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट में आपको ये ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, B/R, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ दे तो बन जाता है TR बोले तो ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाता है मेरे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं तो इसी का जस्ट ऑपोजिट वर्ड आता है ट्रेड पेबल।
ये भी एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जो कि कानून बदले हैं तो फिर ये भी आया। ट्रेड पेबल्स या टीपी बोले तो ऐसा अमाउंट जो कि पेबल है जब हमने गुड्स और सर्विसेज बेचे नहीं, इस बार खरीदे हैं, उल्टा उधार में खरीद लिए हैं। याद रखना, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है और पेबल है, इनमें वर्ड देखना कौन से है, रिसीवेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी। तो याद रखना मेरे बच्चों, ये जो ट्रेड पेबल होते हैं ना, इनका नेचर ही क्या होता है, लाइबिलिटी। और ये कौन सी लाइबिलिटी है, आपको तो पता ही है, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ट्रेड बोल रहा हूं तो ट्रेड तो शॉर्ट टर्म है ना, बेचना खरीदना तो शॉर्ट टर्म है ना, तो कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है ना। और ये जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये बताओ ये क्या है, तो सर ये है करंट एसेट, हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। अगर किसी ने पूछा डेटर क्या है, तो डेटर हमारी करंट एसेट है। और बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट है। और बिल्स रिसीवेबल और डेटर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। आगे बढ़े तो आता है ट्रेड पेबल। अब ये ट्रेड पेबल क्या बोला है सर ऐसा पैसा जो देना बाकी है, किस चीज के बदले, अगर उधारी में कुछ खरीदा है तो अगर उधारी की, कुछ खरीदा और पैसे देना बाकी है तो बन गया ट्रेड पेबल। और जिस पर्सन को पैसे देना बाकी है, जैसे मैंने बोला हम कौन है, हम है बिजनेस, और सर ये पर्सन कौन है, मैंने बोला ये सप्लायर है। क्या है, सप्लायर। तो सप्लायर से आपने माल खरीद लिया, परचेज कर लिया, बट इसके पैसे नहीं दिए, पैसे देना बाकी है, तो ये बन जाएगा भैया क्रेडिट वाली परचेज। और उधार की परचेज में जो पैसे देना बाकी है जिस पर्सन को, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, सो द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू हिम। तो जिस पर्सन को, हिंदी में लिख देता हूं, जिस पर्सन को पैसे देना बाकी है वो कौन हो जाता है बेटा, हमारा क्रेडिटर। और जिस बिल के बदले क्रेडिटर को पैसे देने हैं, बराबर, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, बिल्स पेबल। और इन दोनों को अगर जोड़ लें तो बन जाता है ट्रेड पेबल। ठीक है, सो ट्रेड पेबल इज अ सम ऑफ डेट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों को जोड़कर ट्रेड पेबल बनता है। और पेबल है तो हमारे लिए क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी। क्लियर है जी। अगला टर्म आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है, हमने बिजनेस में एसेट्स खरीदी, अभी जो एसेट्स है आप इनको यूज करोगे, है ना, टाइम बीतेगा, हो सकता है कि कुछ खराबी आ जाए, है ना, यूज बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस चीजों के कारण इन एसेट्स की वैल्यू गिरेगी। जब असेट्स की वैल्यू गिरने लगती है तो उनको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। बट यहां पर कुछ अलग अलग शब्द जो हमको सीख लेना है। जैसे मैं बोलता हूं कि इफ देयर इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर टाइम। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिनको हम देख और छू सकते हैं। तो अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है, वैल्यू गिरती है, तो उसको मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। बट इसके क्या रीजन है, तो इन लोगों ने बोला अकॉर्डिंग टू AS6 बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, है ना, ये भैया एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाता है, तो उसको जो अकाउंटिंग रूल नंबर 6 है उसके हिसाब से सर चीजों की वैल्यू क्यों गिरती है, सर समय के प्रकोप से, दूसरा यूज करके, ऑब्सोलिसिन मतलब आउट ऑफ फैशन या आउटडेटेड हो जाने के कारण, सर अगर किसी की चीज की वैल्यू गिरती है, एक्सीडेंट हो जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण अगर उसकी वैल्यू गिरती है, तो इन 4 कारणों से किसी भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। और मेरे बच्चों यहीं से ठान लो डेप्रीसिएशन का नेचर क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस। आपको कई लोग बताएंगे लॉस है, बट ये लॉस नहीं है, डेप्रीसिएशन का नेचर एक्सपेंस है, याद रखना है। ठीक है जी। और आगे बढ़े, सर ये तो आपने बोल दिया टेंजिबल एसेट, बताओ अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में क्या आ गया, फॉल, तो उसको क्या बोलेंगे, तो मेरे बच्चों उसको बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन। सर अगर करंट एसेट की वैल्यू में फॉल आया तो ये तो हो गई टेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट दोनों तो क्या होती है, सर ये तो नॉन करंट एसेट होती है। तो आप बताओ अगर करंट एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ गया तो उसको मेरे बच्चों बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। सर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में अगर फर्क आया तो उसको बोलते हैं बेटा डिप्लीशन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बोलते हैं। क्या क्लियर है। और आगे बढ़े तो एक वर्ड आता है एंट्री। सर क्या करना है, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, किसका रखोगे, ट्रांजैक्शन का। तो जब एक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब आप किसी किताब में लिख लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एंट्री। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एज एंट्री।
सर खाते में जैसे ही ट्रांजैक्शन चढ़ाया एंट्री हो गई, एंट्री हो गई उसकी, ठीक है जी। इसके बाद अगला वर्ड आता है सॉल्वेंट और एक वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब है एक पर्सन है, उसने उधार ले रखा है बाजार से, अगर वो इस कंडीशन में है, इस पोजीशन में है कि वो अपना उधार चुका सकता है, ठीक है, उसके पास पैसा है और अपना उधार चुका सकता है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अपना उधार चुका सकता है, तो उस पर्सन को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। बट ऐसा पर्सन सर जिसके पास पैसे खत्म हो गए, उधारी सर पे जमाने भर की है बट पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिसकी हालत खराब है सर, बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया निकल गया है, ऐसे पर्सन को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आती है बुक वैल्यू, एक टर्म आती है मेरे बच्चों बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू ऐसा दाम होता है जिसमें हम अपनी अकाउंट्स में उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने बोला मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, तो बताओ मैंने उसको 5 लाख में खरीदा तो किताब में भी कितने में लिखूंगा, 5 लाख में। तो जिस दाम पर आप चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा फाइनल और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जो अपने को सीखना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सारे अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 में सीखा था हमने। अकाउंट्स क्यों बना रहे हो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मेरे बच्चों? सर अकाउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाए, सर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो अपनी वेल्थ के बारे में जान सके, इसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे थे। तो ऐसा बोलते हैं कि जब सब कुछ बन जाएगा, जर्नल बन जाएगा, लेजर बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और तीनों मिलाकर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो जाएंगी, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और सर ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो साल के एंड पे बनते हैं, जो कब बनते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। सर काई के लिए? सर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए जो फाइनल एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, एक को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, और एक को हम बोलते हैं पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की मदद से हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये कहां पर आएंगे? ये हमारे साल के एंड पे पढ़ने वाले हैं अपन, साल के एंड पे, मतलब आखिरी वाले जो चैप्टर्स है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होता है, P&L क्या होता है, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में हम जानेंगे। इसके बाद सर पोजिशनल स्टेटमेंट क्या बताता है? सर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या वेल्थ है ना, और वेल्थ किसके थ्रू जानी जाती है? हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। तो हमको ये बनाते तो नहीं आता मेरे बच्चों, बट मैं मानता हूं कि सिर्फ ये सीख जाने भर से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए चीजों को आसान बनाती है। ये मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आज का लेक्चर अगर आपने शुरू से आखिरी तक देखा होगा, मैं गारंटी देता हूं कोई भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट बाद में जब प्रैक्टिकल बनेगा, फ्यूचर में जाकर जब प्रैक्टिकल बनेगा, तो आपके लिए मेरे बच्चों कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आप को पक्का जैसा वादा किया था कि जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, है ना, तो दिमाग में नहीं रगों में उतार दूंगा। इसीलिए बोल रहा था कि चीजें ना बड़ी लॉजिकली पढ़नी पड़ेगी, लॉजिकली पढ़नी पड़ेगी, टूट के पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो वन शॉट्स है ना हमारे, वन शॉट्स इसीलिए है कि जब आप छोटा छोटा पार्ट स्कूल से पढ़ चुके हो या कहीं से भी पढ़ चुके हो, किसी किताब से पढ़ चुके हो, तो ये वो लेक्चर होगा जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा इस चैप्टर की। तो आपको क्या करना है बेटा, शुरू से आखिरी तक एक बार ये चैप्टर हमेशा पढ़ के देखना है, क्योंकि ये चैप्टर आज थ्योरी है और कल जाके प्रैक्टिकल बनने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बड़ी हेल्प करे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। एंड इफ अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी एक एक पढ़ाई हुई बात समझ में आती है, तो प्लीज एक लाइक बटन को भाई प्लीज दबा दीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा कि हमें कौन से और अगले वीडियोस आपके लिए बनानी चाहिए, कोई शॉर्ट कंसेप्ट, कोई रील बेस्ड वीडियोस। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हम क्या क्या और कंटेंट बना सकते हैं, आपको किस कंटेंट्स की और रिक्वायरमेंट है, क्या आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट आगे भी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पढ़ले कॉमर्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भैया वो बेल आइकन है ना वो दबा दो, ताकि फटाफट जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके।
तो थैंक यू सो मच एवरीबडी, दिस इज शुभम जैन, है ना। आई ऑलवेज अप्रिशिएट स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में जुड़कर साल के एंड तक काम करते हैं और काफी रिजल्ट्स लाते हैं और जो लॉजिकली पढ़ना पसंद करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन 2025-26 एंड मैं आपसे जल्दी बार बार मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, थैंक यू।